नमस्कार। गत वीडियो में हम लोग यहाँ तक अध्ययन किए थे प्रयत्न के आधार पर अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। हमारा जो विषय चल रहा था वो था ध्वनि का वर्गीकरण, जिसके स्थान पर हमने स्थान के आधार बताया था। स्थान के आधार पे कंठ, तालु, मूर्धन्य, वत्स, ओष्ठ, दंत, कंठ ओष्ठ, कंठ तालु, कंठ दंत और जिह्वा, कंठ जिह्वा। इसके आधार पर स्थान को हमने डिवाइड किया था वर्णों का, ध्वनियों को। और फिर चल रहा था मेरा प्रयत्न, जिसमें हम अभ्यंतर प्रयत्न, विवृत, स्पृष्ट, ईषद विवृत, ईषद स्पृष्ट, जिसमें विवृत में सभी स्वर थे और स्पृष्ट में क से म अर्थात क यानी वर्णमाला के पांचों वर्ग व्यंजन। ये क्या कहेंगे? इसको वर्ग व्यंजन कहेंगे। क ख ग घ अंग क वर्ग, च छ ज झ इ च वर्ग। इस प्रकार से वर्ग व्यंजन में कुल 25 वर्ण है, वो स्पृष्ट में पढ़ेंगे। और ईषद विवृत में श स स ह कुल 4 ध्वनि आती हैं और ईषद स्पृष्ट में य र ल व आती हैं। यह अभ्यंतर प्रयत्न हुआ। बाह्य प्रयत्न में घोष के आधार पर हमने देखा और अघोष। घोष में कुल कितनी संख्या है? 31 की थी। सभी स्वर, तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व ह। अघोष में पहला, दूसरा, स स स। और अल्पप्राण में 30 थे, पहला, तीसरा, पांचवा, य र ल व। और महाप्राण में दूसरा, चौथा, स स स है। इस प्रकार से हमने प्रयत्न के आधार पर देखा 2 भाग, और इस 2 भागों में ध्वनि का ये है मूल जो विभाजन है, ये ध्वनि के लिए है। कहीं के पूछा था घोष के आधार पर व्यंजनों कितने भाग बांटा गया है? 2 प्रकार, घोष और अघोष। और दूसरा कहीं की पूछाता है ये श्वास वायु के आधार पर कितने प्रकार हुए हैं? श्वास वायु वाला यह 2 प्रकार है, घोष वाला यह है। घोष को सघोष और अघोष भी कहते हैं। ये याद ध्यान देने वाली बात है कि घोष और ये है क्या, घोष और अघोष। जब स्वर तंत्रियां मुख से बाहर निकलती हुए और निकलने के बाद एक दूसरे के निकट आती हैं तो उसमें क्या होता है? संघर्ष होता है, तो सघोष में आएगा। अघोष बिना संपर्क पैदा किए वो बाहर निकल जाए, वो अघोष में आएगा। तो वो उस प्रकार से आप इसे बोलेंगे क और वही बोलेंगे ख, तो ग। इस संघर्ष का भाव है। और अल्पप्राण महाप्राण में है। अल्पप्राण का मतलब श्वास वायु की कम मात्रा, और महाप्राण में है श्वास वायु की अधिक मात्रा। यह महाप्राण प्राण का तात्पर्य है हमारी श्वास वायु से लिया गया है, कि जो हमारी श्वास है उसको प्राणवायु भी कहते हैं। उसी आधार पर इसका विभाजन है। तो यह बाह्य प्रयत्न में आएगा, यह अभ्यंतर प्रयत्न में आएगा। यहां पर हमने देखा कुल 4 अभ्यंतर प्रयत्न में, बाह्य प्रयत्न में भी 4। इसका जो हमारा अगला टॉपिक है वो है इंद्रिय करण के आधार पर। ठीक है, हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, इंद्रिय करण। इंद्रियकरण अगर हम देखें तो यह है क्या? मुख विवर में स्थित उन इंद्रियों को इंद्रियकरण कहते हैं जो सदैव गतिशील रहती हैं। मुख विवर में अर्थात ध्वनि यंत्र, हमने कहा कंठ से लेके ओष्ठ तक के भाग को हम क्या कहेंगे? ध्वनि यंत्र कहेंगे। उस इंद्रियकरण का तात्पर्य जो उसके अंदर गतिशील इंद्रियां हैं। कोमल तालु, जिह्वा, कोमल तालु का गतिशीलता है, उसके आधार पर भी ध्वनि का उच्चारण बदलता है। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ हम किसी बात करेंगे जिह्वा की, स्वर तंत्र की, अधरोष्ठ की। यानी कर्ण के आधार पर हम बात करें तो इसका 3 हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इंद्रियकरण में पहला क्या आएगा? अधरोष्ठ आएगा। दूसरा क्या आएगा? जिह्वा आएगा। तीसरा आएगा स्वर तंत्री। कहीं कहीं एक और मिलता है कोमल तालु, जो हमने अभी आपसे बताया, कोमल तालु। अधरोष्ठ, जिह्वा, स्वर तंत्री और कोमल तालु। ये है स्वर तंत्री और कोमल तालु।
इस प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं इंद्रीकरण में हमारा मुख्य ध्येय क्या है कि जब हम ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर के अंतर्गत कुछ इंद्रियां गतिशील होती हैं। वो इंद्रियां कौन सी गतिशील होती हैं और किस रूप में गतिशील होती हैं? वो है अधरोष्ठ के रूप में गतिशील होती हैं। अधरोष्ठ मतलब होठ का हिस्सा। जिह्वा गतिशील होती है, शब्द के उच्चारण में सहायता करती है। स्वर तंत्री जो कंठ के पास का हिस्सा है वो गतिशील होती है। और कोमल तालु, ये चार ऐसे हैं इंद्रिकरण में जो हमारे ध्वनि को उच्चारण करने में, ध्वनि को अर्थपूर्ण बनाने में ये मदद करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है ध्वनि के गुण। वर्गीकरण हो गया, ध्वनि के गुण। अब गुण क्या हो सकता है? गुण में अगर हम देखें सबसे बड़ी बात आएगी मात्रा की। मात्रा की द्रुत, मध्यम, विलंबित। यहां हम देख रहे हैं ध्वनि के गुण। गुण क्या? ध्वनि के गुण को अगर हम देखें ध्यान से, सबसे पहला है मात्रा। जैसा कि हमने देखा था स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो हर्ष का मतलब इसकी मात्रा है, ध्वनि का एक गुण है। कम समय लेना, दूसरा थोड़ा सा उससे अधिक लेना, और यह उसका 3 समय लेना मूल स्वर का। फिर यहाँ आता है उदात्त, स्वरित और अनुदात्त। सुर के आधार पर, यानी सुर भी क्या है? ध्वनि का एक गुण है। उदात्त स्वर है या स्वरित गुण है या अनुदात्त है। एक आता है बलाघात। बलाघात में हम देखते हैं जब हम किसी भी ध्वनि को उच्चारित करने के लिए क्या करते हैं? उस पर जोर देते हैं और उसका उच्चारण और स्पष्ट करते हैं, उसे क्या कहेंगे? बलाघात। जैसे अक्षर बलाघात, किसी अक्षर पर जोर दिया जाए। शब्द बलाघात, जब शब्द को बलाघात यानी सिर्फ अर्थ को स्पष्ट हो, भाव उसका निकले, फिर वाक्य बलाघात, पूरे वाक्य पे जोर दिया जाए। फिर आता है वृत्ति। वृत्ति एक ध्वनि के गुण का व्यवहारिक पक्ष है, जिसमें हम किसी भी ध्वनि को उसकी गतिशीलता के आधार पर व्यक्त करते हैं। द्रुत, तीव्र गति से बोलना। जिस प्रकार से कक्षा में तमाम अध्यापक होते हैं, किसी का द्रुत गति से व्याख्यान होता है, किसी का मध्यम, किसी का विलंबित। कभी कभी आप देखते होंगे कक्षाओं में थोड़ा सा बहुत तेज, थोड़ा सा धीमा, सब ठीक है। तो यह इसी वृत्ति का व्यवहारिक पक्ष का माध्यम है कि मध्यम गति, विलंबित गति। कठिन व्याख्यान को समझने के लिए विलंबित गति उत्तम मानी गई है, पर सामान्य कक्षाओं के लिए मध्यम वृत्ति का व्याख्यान उत्तम माना गया है। इसके बाद जो हमारा अगला क्रम है वो है ध्वनि के भौतिक स्वरूप की हम चर्चा करेंगे। भौतिक स्वरूप का तात्पर्य होता है कि ये ध्वनि हम देख रहे हैं, जो भौतिकता का अर्थ यूं समझे कि हमें वह ध्वनि का कोई एक चिन्ह हो जो हमें दिखाई दे। वो हमें 3 रूपों में दिखाई देता है, जो उसके प्रभावित को करता है, जो उसके उच्चारण नहीं, जो उसके अर्थ को दृष्टिकोण से प्रभावित करता है। जैसे इसको अगर हम देखेंगे कि ध्वनि के गुण हुआ, ध्वनि के भौतिक स्वरूप को अगर हम देखें, ध्वनि के भौतिक स्वरूप ये क्या हो सकते हैं? वो है अक्षर, दूसरा है विराम चिन्ह, तीसरा है मात्राएं। ये क्या है? अक्षर, दूसरा क्या है? विराम चिन्ह, तीसरा क्या है? मात्राएं। यह इसकी सार्थकता में बहुत सहायक होती हैं। ये भौतिक स्वरूप ध्वनि का, यानी ध्वनि को, भौतिक स्वरूप को दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, यह होगा ध्वनि आकार भी हम इसको कह सकते हैं। ये क्या है? अक्षर, विराम चिन्ह और मात्राएं। जैसा कि आप जानते होंगे अक्षर क्या है, विराम चिन्ह। जब हम हिंदी भाषा को लिखित रूप व्यक्त करते हैं तो तरह तरह के विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। उससे कहाँ कितना हमको ठहरना है, कितना हमें आगे बढ़ना है, उसका ज्ञान होता है। और फिर मात्राएं उसके भाव को और स्पष्ट करती हैं। इस प्रकार से हमने अभी देखा कि ध्वनि का वर्गीकरण, फिर ध्वनि के वर्गीकरण में ध्वनि के गुण,
फिर ध्वनि के गुण के आगे हमने देखा ध्वनि के भौतिक स्वरूप। फिर इस भौतिक स्वरूप के अंतर्गत ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु अक्षर, विराम चिन्ह और मात्राएं। अब इसके अगर और अंदर जाएंगे तो अक्षर में हम देखेंगे स्वर और व्यंजन। फिर हम देखेंगे विराम चिन्ह में कौन कौन से विराम चिन्ह हैं, किस प्रकार से उसका लगता है, कहाँ किसका किस लगाने से क्या अर्थबोध निकलेगा। फिर उसके अगले क्रम में आते हैं मात्राएं, जो स्वरों की चिन्ह होती हैं। जो स्वर हम बोलते हैं उन स्वरों का 2 रूप से हम यूज करते हैं, 2 रूप से इस्तेमाल करते हैं, एक उनका मूल स्वरूप और एक उनकी मात्राओं के रूप में जो चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, वो ये मात्राएं हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ध्वनि, ध्वनि का वर्गीकरण, ध्वनि के गुण, ध्वनि के भौतिक स्वरूप और ध्वनि का ये जो अध्याय था आकार और स्वरूप का, ये भौतिक स्वरूप के अंतर्गत इसका भी हमने अध्ययन किया। इसी के साथ हम अपना यह सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।